नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ व्यालोक जी हैं। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय सिया राम। जी। व्यालोक जी, एक कहते हैं भोजपुरी की कहावत है, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब। मतलब न खेलूँगा, न खेलने दूँगा, बल्कि खेल ही खराब करूँगा। राहुल गांधी ये अपने ऊपर लागू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को हरा तो पा नहीं रहे हैं। अपना पॉलिटिकल कैरियर उनका कहीं जा नहीं रहा है। हारमोनियम बजाते रहते हैं, दाएं-बाएं उतरते रहते हैं, लेकिन हार का ठीकरा अब उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया है। ईवीएम का रोना लगातार चलता रहा और लेखक भी माँ बेटे गजब के बन रहे हैं। कभी पुत्र लंबा-लंबा आर्टिकल लिख रहा है, कभी माताजी जो है वो आह फिलिस्तीन, वाह फिलिस्तीन, ओए होए गाजा, आय हाय गाजा कर रही हैं। सवाल ये होता है कि राहुल गांधी कायदे से देखा जाए तो एलओपी होके एक संवैधानिक पद पर भी हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की चोट, क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार का फार्मूला खोज लिया है? नहीं, वो तो देखिए उनका पायरेटेड वीडियो हो सकता है या जो भी, लेकिन उसमें वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि कांग्रेस की सफाई कोई नहीं कर सकता, केवल भाजपा कर सकती है। और वहां भाजपा नहीं, केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऐसा उनका एक वीडियो है। अब वो मॉफ्ड है क्या है पता नहीं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो किस स्तर का मजाक कब कर देंगे, कभी संसद में, कभी संसद के बाहर। और सच पूछिए तो ये देख के इंतहा खुशी होती है कि इस देश में विपक्ष इतना मजबूत है। आपने लेखक बनने की बात कही, 42 सांसद थे ये लोग, तब भी संसद में रकस मचाए रहते थे। अगर अंग्रेजी में उस भाव को व्यक्त किया जाए तो रकस शब्द ही उपयुक्त है, और हिंदी में अगर कहा जाए उसके लिए तो भगदड़, उपद्रव और भागदौड़, ऐसी कोई स्थिति ये लोग मचाए रहते थे कांग्रेस वाले। तो दो चीजें इसमें आती हैं कि एक तो हमारा लोकतंत्र मजबूत है, जहां हमेशा से लोग अमूमन विपक्ष के प्रति सहानुभूतिशील हो जाते हैं कि भाई 10 साल रह लिए, अब ठीक है, अब मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब डांस वांस करना चाहिए, अब कुछ तो मनोरंजन करें। तो नहीं तो ठीक है, अब बदलने पर विचार किया जाए। एक तो ये हमारी मानसिकता है। दूसरे, कांग्रेस की जो विरासत चली आ रही है, जो ये सो कॉल्ड बौद्धिक है, इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो तथाकथित बौद्धिक वर्ग है वो अभी भी उस छद्म से निकलना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि किताबें बदली गई या किताबें, नई किताबें पढ़ के तैयार होने वाली पीढ़ी में 20 साल लगेंगे। हालांकि 10 साल में एक पीढ़ी तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन खैर। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, अब इससे पहले कि मैं बोरिंग हो जाऊं, मैं वापस आपके प्रिय विषय राहुल गांधी जी पर आता हूं कि उनको जब पता नहीं, कभी कभी स्क्रिप्ट राइटर्स खराब मिल जाते हैं, कभी बेहद खराब मिलते हैं। और भाजपा के अंदरूनी गलियारों में तो भाई अगर मानिए तो ये चलता है कि ही इज एन एसेट टू द पार्टी। अब विच पार्टी, ये सवाल। राहुल गांधी एसेट हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किस पार्टी के लिए है ये एक समस्या की बात है, क्योंकि वो भाजपा के लिए एसेट, और इसलिए एसेट है कि देखिए कितनी भी मुसीबत में हो, कुछ भी, वो अचानक कोई ऐसी हरकत करेंगे कि उससे भाजपाइयों की बाँछें खिल जाएंगी, जो कि जहां कहीं भी होती हो। श्रीलाल शुक्ल जी के शब्द अगर उधार लिए जाए तो वो बाँछें क्यों खिलती हैं। अब अभी देखिए, ये बैठे ठाले चुनाव आयोग पर इस तरह का हमला, जबकि बिहार में चुनाव होना है अगले कुछ महीनों में, और मतलब अब नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकते हैं, जुलाई अगस्त कभी भी। तो अब बिहार में चुनाव होना है, उसके एन पहले ये भाई साहब चुनाव आयोग से ही भिड़ जाएंगे। आप कब क्या बोलते हैं एक नेता के तौर पर, इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस विषय में सबसे संवेदनहीन है। उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है। उनको जो लिख के थमाया जाता है या जो सिखाया जाता है, वो रटंत विद्या के तहत उसको आके बक देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप राजनीति में भाई, ठीक है, चलिए 2 साल, 4 साल, 5 साल,
यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा गया। लेकिन अब आपको यार 20-22 साल हो गए, अभी भी आप मनोरंजन कर रहे हैं जनता का। क्यों मनोरंजन कर रहे हैं? अब थोड़ा सा दूसरों को चांस दीजिए। मैं तो राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य को, पूरी इस सो कॉल्ड हमले को इसी तौर पर देखता हूँ। आप देखिए, वो जैसे जैसे ये पतलून चढ़ा रहे हैं, मछलियां दिखा रहे हैं, वो हास्यास्पद बनते जा रहे हैं। बीच में जनता ने कम से कम उनको गंभीरता से लेना शुरू किया था, थोड़ा बहुत, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह जो उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ी या जो भी, या कम से कम एक थोड़ा सा माहौल लगा। लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उन पर अब सिवाय हंसी के कुछ नहीं किया जा सकता। वो सचमुच सत्ताधारी पार्टी के लिए एसेट हैं, और इसी क्रम में उनका ये ताजा बयान आया है। और देखिएगा अभी बिहार चुनाव तक वो क्या क्या ब्लंडर करेंगे, इसकी पूरी सूची बनेगी, और इस प्रारंभ पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वो थकने वाला नहीं है, रुकने वाले नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा गहलोत जी, राहुल जी पशु प्रेमी भी हैं, आपको तो पता ही है। हेमंता विश्व शर्मा साहब ने जो कहानी सुनाई थी, उनका जो प्रिय पशु 4 पैर वाला वो डॉगी जो है उनका, बिस्किट खाने वाला। लेकिन अब एक नई प्रजाति भी उसमें जुड़ गई है जो उन्हें पसंद है, पशु प्रेमी तो है ही है, घोड़ा। बीच में उन्होंने बड़ा ज्ञान लगाया, तो बड़ा याद होगा सबको कि भाई 3 तरह के घोड़े हमारे पास हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा। एक उन्होंने कहा कि भागने वाला घोड़ा, एक उन्होंने कहा लंगड़ा घोड़ा, एक कहा उन्होंने बारात वाला घोड़ा। अगर वर्गीकरण किया जाए तो राहुल गांधी को आप इन तीनों घोड़ों में से क्या, भाई अब जब उन्होंने कही दिया है कि हमारी पूरी पार्टी घोड़ा वाली पार्टी है। हालांकि सोशल मीडिया में तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, घोड़ा गलत कहा आपने, हाँ वो दूसरा वाला है जो घोड़े की शक्ल से मिलता जुलता है, उसी का मौसेरा चचेरा भाई लगता है, थोड़ा कद में ठिकना होता है। वैसे राहुल गांधी को फिर आप इन तीनों घोड़ों में से कौन सा घोड़ा मानेंगे? क्योंकि वो भी तो घोड़े ही हुए ना, अगर सारे घोड़े हुए कांग्रेस में तो। मैं उनकी दीदी और मम्मी पे नहीं जाऊंगा, खाली राहुल गांधी पे जाऊंगा। नहीं, राहुल गांधी के साथ यही समस्या है। वो करने क्या निकलते हैं और कर क्या बैठते हैं, इसका अंदाजा ही उनको नहीं चलता है। अब उन्होंने सो कॉल्ड अपनी एक सख्त छवि बनाने के लिए टी शर्ट निकाली, पैंट पहनी, मछलियां चढ़ाई, और उसके बाद पहुंच गए कांग्रेस में भाषण देने। उत्साह में बोल गए 3 तरह के घोड़े होते हैं। भाई उस हिसाब से तो ये लंगड़े क्या, मतलब इनका तो अलग से वर्गीकरण करना पड़ेगा कि भाई आप चौथा वर्ग राहुल गांधी, क्योंकि ये तो अकेले हैं ना, नमूने हैं ये, इनके जैसा तो कोई नहीं है। ये कभी विदेश में जाके, मतलब इस आदमी की टाइमिंग अद्भुत है, ये गौर करने वाली बात। ये आदमी विदेश में जाएगा तो भारत की विदेश नीति से लेकर तमाम चीजों पर बात करने लगेगा। अभी आपने जो इनकी माता जी का उल्लेख किया, अचानक से वो लिखार जो हुई है, आज तक उनका प्रेम कश्मीर के पहलगाम पर नहीं जागा, उससे पहले कितनी चीजें हुई उस पर कभी नहीं जगा। लेकिन आप देखिएगा, जहां कहीं ईसाई हितों की बात होगी, जहां कहीं हिंदू से इतर किसी के भी हित की बात होगी या अहित की बात होगी, वो बहुत बड़ी मुस्तैद नजर आती है, तत्पर नजर आती है। अब गाजा और माजा तक तो ठीक ही था कि भाई आपको गाजा के लिए आपकी आंखों में आंसू के समंदर और छातियों में समंदर भर दूध लहरा उठा है, वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन 7 अक्टूबर की बात आप कभी नहीं करते हैं, किसी के मुंह से नहीं होती है। मतलब ये जितने भी विद्वान हैं, सेव गाजा, सेव पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन में अधिकार और वगैरह वगैरह, 7 अक्टूबर पर क्यों नहीं? मतलब बात उस पर भी कीजिए ना, कहां से ये शुरू हुआ वो तो आपको करना पड़ेगा, और उस पर काव्यात्मक आंसर नहीं चलेगा कि किसने शुरू किया और किसने, जो रश्मि रथी में दिनकर कर देते हैं कि वृथा है दोष कहना किसका, अब तो हलाहल से हलाहल धुल रहा है। ये 4 लाइन्स हैं पूरी की पूरी। उसमें मतलब उनका कहने का है कि कर्ण मर रहा है तो जबरदस्ती कर रहा है कि सब ने सब पाप किए हैं।
क्या पाप किए हैं भाई? पांडवों ने कौन से पाप किए? तुम लोगों ने लगातार पापों की जब इंतहा कर दी, तब उन्होंने जो भी कहा किया और किया, वो राजनीति थी, पॉलिटिक्स, हम्म। वो पाप नहीं था। लेकिन अब सोनिया जी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है अभी फिलहाल कायदे से, और वो एक सांसद मात्र हैं। अब उनको इतना भाव यहाँ के लोग देते हैं, जबरन उनसे लिखवाया गया, और उसको मतलब जैसे कि भारत की विदेश नीति, और ये बौखलाहट देखिए इन माँ बेटों की, सबसे ज्यादा इस बौखलाहट को देखने की जरूरत है। सॉरी कि मैंने भूमिका में इतना वक्त जाया किया। बौखलाहट किस बात की कि भारत नाम का यह जो देश है, यह तो हमारी जागीर है, पुश्तैनी है ना। बाप से बेटी को, बेटी से बेटे को, फिर बेटे को आना चाहिए, ये क्रम है। इस क्रम में क्यों दरार पड़ गई? और वो एक चाय वाला है। अब ये तो वर्ग और इसका अहंकार दोनों का हो गया भाई। एक तो सामंतवाद, और ऊपर से जातिगत अहंकार भी कि भाई हम तो राजपुरुष हैं, और ये एक चाय वाला है। यहाँ जाति का मतलब कास्ट नहीं है, जाति जो हिंदी का शब्द है असल, वो मैं उस जाति की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी उन्होंने लिखकर सीधे तौर पर भारत की विदेश नीति को जिस तरह से घेरे में लाया है, आप जान रहे हैं कि युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, बाकायदा दुनिया के एक कोने में दो देश युद्धरत हैं, और वैश्विक राजनीति पर क्या तय किया जाएगा वो सरकार का निर्णय होता है, उसमें आपकी दखल नहीं होती है। और खासतौर से उस मौके पर जब आलोचना का जो केंद्र है वह देश पहले से युद्ध में फंसा हुआ है, ईरान युद्धरत है। अब कल को लखनऊ में पोस्टर लग जाए कि ईरान को अगर समर्थन आपने नहीं दिया तो ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप क्या करेंगे भाई? विदेश नीति ऐसे तो तय नहीं होती है ना कि कोई एक वर्ग अचानक से किसी देश का मुरीद हो गया और वो कहने लगा कि नहीं नहीं ऐसे है। और फिर वहां भी लेगेसी की बात आती है कि नेहरूवियन पॉलिसी से भटकाव है। क्या है नेहरूवियन पॉलिसी? नेहरूवियन पॉलिसी ये है कि भैया हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम डगरा के बैगन हैं, हमारी कोई राय ही नहीं है, अद्भुत नपुंसक लोग हैं हम। अरे राय किसकी नहीं होती है? तटस्थता क्या चीज होती है महाराज? अगर आप बलवान हैं तो आप कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहेंगे। आज भारत अपने, भाई विवादित तो चल रहा है ना, नेपाल से, भूटान से, इससे पहले बड़ी शांति थी, क्योंकि नेपाल और भूटान भी समझते थे कि यार भारत अपने जैसा ही है, चलो गरीब एक कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन अब उनको खतरा होता है कि इतना विशाल देश है, इतना बड़ा देश है, कहीं हमें, तो ये डर ही बताता है कि भारत उस राह पर। लेकिन ये दोनों माँ बेटे इस देश की विदेश नीति तय करेंगे, इस देश की अर्थनीति तय करेंगे, और अगर नहीं करने दिया जाएगा तो ये आए बाएं साएं बकेंगे और लिखेंगे और उचारेंगे। फिलहाल तो इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक। अच्छा, आपने जो है वो पुत्र जी के बारे में बात किया, उसके बाद माता जी के बारे में भी आपने विस्तार से बात किया। दीदी जी की तरफ चलते हैं, वो विमल पान मसाला वाला झोला, सॉरी मतलब वो फिलिस्तीन वाला जो झोला लेके, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ईरान छाप ईरानी झोला लेके इस बार वो जल्दी ही नजर आने वाली हैं? नहीं, उम्मीद क्या करनी है, वो तो भाई उनकी पॉलिटिक्स है, वो तो करेंगी। ईरान का भाई वो केसर लेके पहुंच सकती हैं संसद में कि ईरान की केसर देखिए हम खाते हैं, और आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ईरान के साथ। वो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि देखिए एक राज परिवार में, और जिसने बचपन से यही देखा हो कि बड़े से बड़े लोग उनका चरण चुम्बन कर रहे हैं, तो उसके तो दिमाग में, उसका दिमाग तो बड़ा हुआ ही नहीं है ना। उसने तो वास्तविक जीवन, इन लोगों से सचमुच सहानुभूति रखनी चाहिए कि इनका दिमाग तो भाई वही 5 साल 10 साल वाले बालक का है या बालिका का है। आप सोचिए उमेश जी
कि ये कितनी त्रासद स्थिति हो अगर आपके जीवन का एक एक सेकंड दूसरे तय करें, क्योंकि आपको एक सो कॉल्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप फलाने वंश के वारिस हैं, जबकि आप उस लायक वायक हैं नहीं, आप में कोई मादा नहीं है, और जबरन आपको ये बोलना है तो फलाना करना है। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग फंसे हुए लोग हैं, और ऊपर से इनका अहंकार इनको और फंसाता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये देश तो हमारे, अब उसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे बाप की जागीर है। यही इन लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि उसके अलावा इतने अहंकार की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आती, बिल्कुल कोई वजह समझ में नहीं आती। इतना ज्यादा अहंकार ही होना कि आप जिस लाइन को टो कर रहे हैं, हर एक पार्टी उसी लाइन को टो करे, या हमने जो बात कह दी वो विदेश नीति का हर्फ हो गया, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है ना सर। बिल्कुल हाँ, आप विदेश नीति जब तक तय कर रहे थे तो तय कर रहे थे, और युद्धरत देशों के समय ये सब आलोचना नहीं चलती है। प्रॉब्लम ये है, आप बाकी समय आलोचना कीजिए ना भाई, उससे क्या मतलब ठीक है। बात अब ईरान की बिल्कुल सरकार ये तो जरूर चाहेगी ना कि भाजपा वाले दुश्मन है, कांग्रेस आ जाए, फिर उनका जो अपना शिया लोगों पर प्रभाव है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, नहीं है। थोड़ी सी नजर आप साफ रखेंगे दर्शकों श्रोताओं तो ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि क्यों ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, क्यों ऐसे समय पर होता है। इसके अलावा इसके पीछे कोई तार्किक वजह नहीं है जी। बिल्कुल ठीक बात है। और संभवतः ये लगता है दर्शकों कि ये खानदान ये सोच ही नहीं पा रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसकी सत्ता अब नहीं है, और एक तरह से विपक्ष में रहते हुए भी अपन देश की विदेश नीति आप तय करेंगे। कैसे तय करेंगे भाई? क्या हैसियत है आपकी? सीधे सीधे पूछ लिया जाना चाहिए। आप एक सांसद हैं और आप एलओपी हैं, आप विपक्ष में हैं। इसका यकीन 11 साल का समय हो गया, लेकिन इस राज परिवार को, सो कॉल्ड राज परिवार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब इनको सलाहकार भी ऐसे मिल गए हैं, और जिसमें आप सोचिए वो 4 दिन का कम्युनिस्ट लड़का कन्हैया कुमार, वो कोटरी का मेंबर है, और बाकी इनके पास सपूत तो है ही हैं, घोड़े जिनको ये कहते हैं 3 तरह के। तो ये वो सोच है सामंती, जो कि इस खानदान को अभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दे रही है कि जनता ने तुम्हें नकार दिया है। ब्यालोक जी, हम लोग कई बार बात करते हैं कि आज किस विषय पर बात करूं, और बड़ी ईमानदारी से दर्शकों आज मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जब हमारी और ब्यालोक जी की एक चर्चा के लिए बात हुई तो विषय हम लोगों ने आपस में तय नहीं किया था। अभी लिंक पर बैठने के बाद बात हुई कि किस पर बात की जाए। 2-3 पॉइंट्स थे, तो फिर हुआ नहीं। एक ऐसे हमारे जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, जिनको लेकर बात की जा सकती है, और राहुल गांधी भरपूर मसाला देते हैं, चाहे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को या जनता के लिए मनोरंजन, जैसा कि व्यालोक जी ने कहा। तो व्यालोक जी, राहुल जी की चर्चा के बहाने आपने माता जी का भी हालचाल लिया, दीदी जी का भी हालचाल लिया, और युवा केसरी नहीं, आप तो केसर की बात कर रहे थे, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों युवा केसरी निकल गया। तो देखते हैं विमल पान मसाला, सॉरी, ईरान वाला वो झोला दीदी कब टांगे हुए नजर आती हैं। वो भी बहुत जल्द नजर आएंगी, क्योंकि भैया ने लेख लिख मारा, मम्मी ने लेख लिख मारा, हम भी कुछ करेंगे। मुझे एक विज्ञापन याद आ रहा है भैया का, इनका, हाँ, टोबू साइकिल का ऐड अगर आपको याद हो, और नहीं नहीं, अजंता घड़ी का ऐड, दर्शकों जनता सॉरी, का हाँ, पापा का, भैया का, मम्मी का, और अजंता मेरा। तो मेरा दीदी भी बहुत जल्दी, हाँ, दीदी भी बहुत जल्दी नजर आएंगी। व्यालोक जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये राहुल पुराण अब यहीं समाप्त करते हैं। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, आज्ञा देने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो आप तक पहुंच रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।